नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का आज की एक नई क्लास में स्वागत है जिसमें हम आज प्रारंभ करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक को। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित यह आज पहली क्लास है और हम पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को इसी तरह से एक पीडीएफ फॉर्म में, ऑनलाइनर फॉर्म में जो पीडीएफ है, इसी से हम पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था का रिवीजन करेंगे। तो आज ये पहली क्लास है। इसके बाद 10-12 और क्लासेस होगी, जिससे क्या होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी का बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ये सभी क्लासेस आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो अगर आपने आज हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल सक्सेस गुरुकुल आपको दिन प्रतिदिन किसी न किसी नए टॉपिक पर वीडियो आते रहेंगे और परीक्षा को और भी बेहतर बनाने की दृष्टि से काम करते रहेंगे। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था की परिभाषा से संबंधित है कि जब हम किसी देश को समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है कि किसी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों से होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि अर्थव्यवस्था का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को भारतीय का नहीं बल्कि इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था को मुख्यतः दो शाखाएं होती हैं। एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होती है समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन होता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अलग अलग अध्ययन होता है। तो छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कीन्स को, मेनार्ड कीन्स जो हैं, उन्हें समष्टि अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, अर्थात वो विकासशील अर्थव्यवस्था की प्रकार के अंतर्गत शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अभी विकसित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है। वह एक क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में तो जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन आते हैं, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वे हैं जो अभी विकसित नहीं हुई हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं, जिसमें से हो जाता है भारत, चाइना और बांग्लादेश। इस तरह के जो देश हैं वो सभी क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। अगला आता है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता के रूप में देखें तो हो जाता है कृषि की प्रधानता। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या है, प्रमुख प्रधानता है। प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय है। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति जो आय है बहुत न्यूनतम है और बेरोजगारी की दर क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय और बढ़ती बेरोजगारी जो है, ये क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। नेक्स्ट आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आशय जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जहां मिलजुल कर कार्य करते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहां सार्वजनिक क्षेत्र मुख्य रूप से कार्य करे जिस देश में, तो उसके कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, और जहां निजी क्षेत्र प्रमुख रूप से कार्य करें तो उसे कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करें तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में क्या है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की क्या है, विशेषताएं पाई जाती हैं। तो भारत क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है, जबकि रसिया जैसी अर्थव्यवस्था जो है वो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगला आते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के द्वारा विचारों से प्रेरित थी? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो संकल्पना दिए थे तो वो थे मेनार्ड कीन्स। मेनार्ड कीन्स के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना प्रतिपादित की गई है।
बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या आशय है? क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था से आशय है आयात निर्यात की गतिविधियां ना होना। किसी भी देश में एक दूसरे देश से आयात या निर्यात की गतिविधि ना होना, उसे क्या है? बंद इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, उत्तर कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है वो एक बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। यहाँ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है अर्थव्यवस्था के प्रमुख सेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 सेक्टरों में बांटा जाता है। एक तो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। वैसे तो फिर इसको 5 क्षेत्रों में भी बांट दिया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से देखा जाए तो इसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में मुख्य रूप से कृषि या उससे संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां जो भी हैं वो सब प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होती हैं। जैसे कि कृषि हो गई, वानिकी हो गई, वन से संबंधित कोई कार्य है, मत्स्य हो गए, मछली पकड़ने से संबंधित कार्य प्रणाली है, खनन और उत्खनन से संबंधित जो क्रियाविधि होती हैं, ये सभी प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से औद्योगिक सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियां सम्मिलित की जाए। जैसे कि निर्माण हो गया, विनिर्माण से संबंधित हो गया, विद्युत, गैस, जलापूर्ति। तो ये सभी क्या है? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति से संबंधित जो क्रियाविधि होती है, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती है। तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र आते हैं। तो सेवा क्षेत्र मुख्य रूप से किस में आता है? तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या मुख्य रूप से है? जैसे कि परिवहन एवं संचार हो जाता है, बैंकिंग एवं बीमा हो जाती है, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं। तो जो प्राथमिक और सेकेंडरी सेक्टर्स को छोड़ के जो भी सेवाएं बचती हैं वो सब सेवा क्षेत्र वो किस में आ जाता है? तो वो सभी सेवा क्षेत्र से संबंधित क्रियाविधि सभी तृतीयक क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर में शामिल हो जाते हैं। एक बार फिर से पढ़िए, परिवहन एवं संचार से संबंधित, बीमा एवं बैंकिंग से संबंधित, व्यापार एवं भंडारण से संबंधित और सामुदायिक सेवाएं जो हैं वो तृतीयक क्षेत्र टर्सरी सेक्टर से संबंधित है। अब नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आ जाता है कि वर्ष 2011 से 2019 के मध्य, वर्ष 2011 से 2019 के मध्य कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में से किस क्षेत्र में वृद्धि दर निरंतर बढ़ी है? तो कहने का मतलब यह है कि 2011 से 2019 के मध्य कृषि, उद्योग, सेवा में से किस में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है? तो जिसमें निरंतर सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है वो है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या है? लगातार वृद्धि होती गई है। अगला आ जाता है कि अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस सेक्टर के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो जैसा कि हमने पहले बताया कि अर्थव्यवस्था तो मुख्य रूप से 3 सेक्टरों में बांटा गया है, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। लेकिन फिर जब इसको डिटेल में हम डिवाइड करते हैं तो फिर इसमें हम 5 सेक्टरों में डिवाइड कर देते हैं। तो जो ये 5वां सेक्टर है, 5वां क्षेत्र है, वो आता है निर्णय लेने से संबंधित संस्थान जो होते हैं उन सभी को क्या है? उन सभी संस्थानों को, उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को 5वां क्षेत्र, 5th सेक्टर के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है वर्ष 1969 में दिया गया था। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो बाद में प्रारंभ हुआ था, तो इसे 1969 से देना प्रारंभ किया गया। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं और प्रथम व्यक्ति हैं तो वो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में अमर्त्य सेन को पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ दिया गया नोबेल से कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं। तो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति अमर्त्य सेन और दूसरे व्यक्ति कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं अभिजीत बनर्जी, जिन्हें क्या होता है 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और अमेरिकी मूल के एक और वैज्ञानिक, एक अर्थशास्त्री जिनका नाम है माइकल क्रेमर एस्थर डुफ्लो के साथ में अभिजीत बनर्जी को क्या है 2019 का संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिलता है। और ये पुरस्कार जो है उनको वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया। तो 2019 में अभिजीत बनर्जी को वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु क्या है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। तो विकसित जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन है, वहाँ क्या है, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर जो है उससे भी ऊपर पाई जाती है। हस्तक्षेप का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हस्तक्षेप सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ के द्वारा किया गया। तो इसको सीधे सीधे आप याद रखिए कि एडम स्मिथ के द्वारा हस्तक्षेप सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है, गांधीयन इकोनॉमी, वो ट्रस्टशिप सिद्धांत पर, न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। गांधी जी का कहना था कि जो ट्रस्टशिप होगा, देश में एक ट्रस्ट की स्थापना होना चाहिए जिसमें क्या है, लोगों के द्वारा जो आवश्यकता से अधिक धन होगा उसको जमा किया जाएगा और उस ट्रस्ट से फिर क्या है, जो पिछड़े लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, उनमें क्या है, पैसे को वितरण करके सामाजिक अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाएगी। तो ऐसी क्या है, गांधी जी की ये गांधीवादी अर्थव्यवस्था है जो कि क्या है, ट्रस्टशिप के सिद्धांत पर, न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया जाता है और कार्ल मार्क्स ही क्या है, वर्ग संघर्ष की के क्या हैं, प्रेरक है। नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उदारीकरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं वो हैं स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2019 के हिसाब से दिया गया, हालांकि ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है 2019 से 2025 में भी। जो टॉप 5 हैं वो लगभग अभी भी उसी की तरह हैं। पहले पर अमेरिका था, आज भी अभी फर्स्ट पर अमेरिका ही जीडीपी के मामले में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरे पर चाइना का स्थान आ चुका है और तीसरे पर जापान है, चौथे पर जर्मनी और पाँचवा नंबर जो है वो पाँचवा नंबर आ जाता है अपने भारत, इंडिया का। तो अपना भारत जो है 5वें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है। 5 ही नाम आपको याद रखने हैं, इससे ज़्यादा वालों का अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले पर चीन हो जाता है, पहले पर अमेरिका है सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था, और दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान और चौथे पर जर्मनी और 5वां नंबर आ जाता है भारत का, जो लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास भारत की अर्थव्यवस्था है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक समृद्धि एवं विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक से को कर लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन क्वांटिटेटिव आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मात्रात्मक परिवर्तन है वो क्या दर्शाता है, वो उस देश की आर्थिक समृद्धि को बताने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन, प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? तो प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि दर्शाती है आर्थिक समृद्धि को। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर किसी देश में पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि करेगी। किसी भी देश में अगर पूंजी निर्माण होता है तो उस देश में क्या है, आर्थिक समृद्धि आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? तो आर्थिक समृद्धि का जो सबसे उपयुक्त मापदंड है वो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति जो इनकम है, प्रति व्यक्ति कैपिटा है, वो क्या है, वो किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 2006 से 2006-07 में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है। 2006-07 में 9.6% की दर से क्या है, सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त हो चुकी है। भारत में बचत, सेविंग और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बचत, सेविंग और पूंजी निर्माण की ऊंची दर
ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का जो मुख्य कारण है वो है पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की समृद्धि दर कितनी थी। तो एडीबी के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की जो समृद्धि दर थी वो थी 6.5। पुराना डाटा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना। अगला आ जाता है इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट कि किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, किसी भी देश में मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव परिवर्तन जो है वो आर्थिक विकास कहते हैं। मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों को आर्थिक विकास कहते हैं, जिसमें क्या है, सामाजिक मूल्य भी निहित होते हैं। आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुख्य संकेतक क्या हैं। तो आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक हैं मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या क्या हैं। मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही। तो आर्थिक उदारीकरण जो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा लागू की जाती है, उसके पश्चात जो आर्थिक विकास की सर्वाधिक दर रही है वो अभी हमने पढ़ा 2006 से 7 के बीच में रही है, जो कि कितनी रही है, 9.6%। अगला आता है, नेक्स्ट आ जाते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे कम रही। तो सबसे कम जो विकास दर रही थी वो रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, इंडिया चाइना वॉर और इंडिया पाकिस्तान के वॉर होते हैं और इसी दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, कमज़ोर पड़ जाती है और जो आर्थिक विकास दर है वो बहुत धीमी हो जाती है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि क्या है 1961 से 1966 के बीच होती है, उस दौरान सबसे कम आर्थिक विकास दर हो जाती है। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही है। तो सर्वाधिक आर्थिक विकास दर जिसमें 7.8% रही है वो है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास दर रही है, जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे कम विकास दर रही है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो जीडीपी में परिवर्तन की दर को कहा जाता है आर्थिक विकास दर। तो आर्थिक विकास दर से क्या तात्पर्य है, जीडीपी की दर में परिवर्तन। नेक्स्ट अब आते हैं कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का प्रतिपादन किसने किया था। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का जो प्रतिपादन किया गया वो मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा 1976 में किया गया। 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम का जो प्रतिपादन किया गया वो किया गया वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा किया गया। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समताविद ट्रिपल पी का प्रतिपादन किसने किया। तो क्रय शक्ति समताविद ट्रिपल पी का जो प्रतिपादन किया गया वो किया गया GR कैसल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता परचेसिंग पावर पैरिटी ट्रिपल पी के आधार पर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ट्रिपल पी के मामले में देखा जाए तो भारत कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वो हो जाती है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ये इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो ये किया गया है विश्व बैंक के अनुसार भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में। वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम ICP के अनुसार ट्रिपल पी के आधार पर विश्व जीडीपी में भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत रही है। तो विश्व जीडीपी के मामले में भारत की जो हिस्सेदारी रही है वो रही है 6.7%। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव सैंपल विलेज से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है। तो भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन
प्रत्येक प्रतिदर्श गांव सिंपल विलेज से संबंधित क्या क्या जानकारी प्रदान करता है? तो ये करता है आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित सूचकांकों की जानकारी प्रदान करता है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रस्तुत किया जाता है? तो वर्ष 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें भारत की स्थान वर्तमान में 131 है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा विकसित किया गया? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI जो है वो महबूल उल हक के द्वारा विकसित किया गया, जो कि कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक हैं, वो है जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। तो मानव विकास के 3 इंपॉर्टेंट घटक जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक स्तर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। जीवन प्रत्याशा सूचकांक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI की गणना अधिकतम आय 85 और न्यूनतम आय 20 ईयर की ली गई है। तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक में अधिकतम आयु कितनी है? 80 प्रत्याशा की 85 वर्ष और न्यूनतम आयु जो है वो 20 वर्ष ली जाती है। मानव विकास रिपोर्ट 2019 में किस देश का प्रथम स्थान रहा है? तो मानव विकास रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष अगर देखा जाए तो जो प्रथम स्थान पर रहता है तो वो नॉर्वे का ही रहता है। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास करना ही क्या है? सतत आर्थिक विकास से संबंधित है। तो दोस्तों आज इकोनॉमिक्स की पहली क्लास थी, जिनमें हमने 2 इम्पोर्टेंट टॉपिकों को कवर कर लिया है। आगे नेक्स्ट क्लास फिर लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे ही लगातार क्लास में बने रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।